दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर कैसे नर्क बन गया था। जो खूबसूरत कश्मीर दुनिया को अपनी तरफ खींचता है, वही कश्मीर आतंक का पनाह कैसे बनता चला गया था। कश्मीर कैसे पाकिस्तान की नापाक साजिश का हिस्सा बनता चला गया। घाटी की शांति में आखिर कैसे अशांति का जहर घोला गया। बात कश्मीरी पंडितों की भी होगी, जिनके साथ बेइंतहा जुल्म हुआ था। अब जब 10 सालों बाद चुनाव हो रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हावी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश की कहानी कश्मीर की। इन्हीं खूबसूरत वादियों को शब्दों के जाल में बुनकर अमीर खुसरो ने कहा था, गर फिरदौस रूहे जमी अस्त हमी नस्तो, मेरी जान रूह दिल से बाबशत हमी नस्तो। यानी अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। वो कश्मीर जो हिंदुस्तान का मस्तक है, वो कश्मीर जो धरती का स्वर्ग है, जिसकी खूबसूरती मानो जन्नत का दीदार कराती है। उस कश्मीर का नाम सुनते ही जहन में पहाड़ की चोटियां, हरी भरी घाटियां और चमचमाती झीलों का नजारा आपकी आंखों के सामने तैरने लगता है। सफेद बर्फ से लिपटी पहाड़ियों को देखकर ऐसा सुखद एहसास मिलता है जिस परम सुख का आनंद कहीं और नहीं मिल सकता। देखते देखते कश्मीर की घाटी आतंकियों का पनाह बनती चली गई है। पाकिस्तान की शह पर घाटी की शांति में अशांति फैलाने का प्लान शुरू हो गया है। दहशतगर्दों की मदद से कश्मीर की आबो हवा में अब केसर की जगह अलगाग वादियों ने जहरीले मंसूबों की खेती शुरू कर दी। 80 और 90 के दशक में धीरे धीरे पूरा कश्मीर आतंक के आकाओं की आंखों की किरकिरी बन गया। कश्मीर में अशांति फैलाने के मंसूबों में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। जो कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया की जन्नत था, वो अब आतंकियों का पनाहगार बन गया। वो अब हिंदुओं के लिए दोहजक बन गया। 90 के दशक तक आते आते कश्मीर आतंक की आग में सुलगने लगा। कहीं पत्थरबाजी तो कहीं गोलीबारी। अब कश्मीर में खून बहना आम हो गया है। ऐसा लगने लगा है जैसे डल झील का पानी धीरे धीरे लाल होने लगा हो। कश्मीर की हवा में अब धीरे धीरे मजहब का जहर घुलने लगा है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कामयाब होने लगे हैं। घाटी में अब आतंकी गतिविधियों में तेजी से इजाफा होने लगा है। कश्मीरी युवाओं को कहीं पैसे का लालच देकर तो कहीं जिहाद के नाम पर बहकाने का एजेंडा तेज हो गया। कश्मीर अब बदलने लगा है। 90 के दशक में कश्मीर घाटी में आतंकवाद की शुरुआत हुई, तब पाकिस्तान के बहकावे में कई कश्मीरी युवाओं ने हथियार उठाया और आज़ादी के नारे भी लगाए। कश्मीर घाटी में ये सिलसिला करीबन 3 दशकों तक चला, लेकिन 2014 के बाद कश्मीर घाटी की सूरत और सीरत दोनों ही बदलना शुरू हुई और आज धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर घाटी में, कोई कश्मीरी युवा हथियार तो दूर पत्थर उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। लाल चौक में पाकिस्तान के झंडे एक 90s में हमने देखे किस तरह से लगते थे, किस तरह से वहाँ आप आए दिन देखते थे, वहाँ इंसिडेंट होते रहते थे, सुरक्षित नहीं फील करता था आदमी। आज वहाँ फ्रीली आदमी जाके नेशनल फ्लैग लगाए, या कोई भी भारत के बारे में या आम आदमी के बारे में स्पीच दे, लोग शाम को खुले माहौल में घूमते हैं। कश्मीर की बर्बादी के लिए सियासत भी कम जिम्मेदार नहीं है। वोट और सत्ता के लालच ने नेताओं को स्वार्थ और मतलब की चादर ओढ़ने पर मजबूर कर दिया। सियासतदां आंख मूंदे रहे और कश्मीर सुलगता रहा। पाकिस्तान का जिहादी मंसूबा कामयाब हो गया। घाटी अब एक अशांत टापू में तब्दील हो चुकी है। पहले तो हड़तालें होती थी, दुकानें बंद होती थी, घर में बड़े लाले पड़ते थे लोगों के, पत्थरबाजियां होती थी, कोई काम भी नहीं चलता था, सारे लोग रोते थे, कोई बाहर नहीं निकल पाता था।
हर जगह पर परेशानी थी। कोई बच्चा था या बुढ़ा था या कोई था, इसमें ये नहीं था कोई हिंदू या मुसलमान या सिख, सब लोग परेशान थे। इन 10 सालों में होले इस टाइम, आज के टाइम में सारे खुश हैं। आज के टाइम में जो डेलीगेट में होटल वाले हैं वो बेचारे दुआ करते हैं कि वाकई में हमारे काम शुरू हो गया। वहाँ लोग बाहर से आते हैं और उनका काम भी शुरू हो गया, उनका काम चलता है और बाकी लोगों का भी काम शुरू हो गया क्योंकि अब हड़तालें बंद हो गई। साल 2000 तक आते आते कश्मीर की घाटी अलगाववाद और आतंकवाद की आग में झुलसने लगी थी। हालात को काबू में करने के लिए सेना के जवानों के अलावा सीआरपीएफ की तैनाती को बढ़ा दिया गया। जवानों की मुस्तैदी से घुसपैठ में कमी तो आई, लेकिन सेना की तैनाती के बाद अब जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ आम होने लगी है। ऐसा लगता है जैसे कश्मीर की खूबसूरती को किसी की नजर लग गई है। सबसे ज्यादा बुरे हालात कश्मीरी पंडितों और वहां रह रहे हिंदुओं के थे। उनकी आंखें उस बदलाव का इंतजार कर रही थीं, मानो कश्मीर में वो सवेरा अभी बाकी था। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में इस बार के चुनाव में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा काफी अहम रहने वाला है। बीजेपी को कश्मीरी पंडितों के वोटों से काफी उम्मीदें भी हैं। कभी पत्थरबाजी और राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों के लिए चर्चा में रहने वाला श्रीनगर का टाउन टाउन अब तेजी से बदल रहा है। ये इलाका 2019 के पहले पत्थरबाजी और हिंसा का केंद्र माना जाता था, लेकिन अब चुनावी शोर के बीच फैली यहाँ की शांति हैरान करने वाली है। इसकी वजह है कश्मीरी पंडित। इस विधानसभा चुनाव में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा खासा अहम होने वाला है। पूरे कश्मीर में 8 सीटें ऐसी हैं जहां कश्मीरी पंडित वोटर 8% से 25% तक हैं। इनमें सिर्फ 6000 ही घाटी में हैं, बाकी जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में हैं। कोरोना के बाद से ही यहाँ के हालात और बिगड़ते चले गए। – 2019 के बाद से यहाँ कोई भी कश्मीरी पंडित खुद से घाटी नहीं लौटा, लेकिन सरकार उन्हें प्रवासी बताकर उन्हें लौटाने पर लगी है। कश्मीरी पंडितों को नौकरी और सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं। विधानसभा चुनाव में भी कश्मीरी पंडितों का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। ये भी देखना होगा कि इस चुनाव में कश्मीरी पंडित भी कई सीटों पर प्रभाव छोड़ पाते हैं। जो यहाँ पे लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट है वो भी बड़ा इंथुजियास्टिक है। वापस से कल्चर रिवाइव हो रहा है, वापस से लोग जो हैं पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक जो हमारा आपसी भाईचारा है उसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है और आने वाले कई सालों में हर साल हम कोशिश करेंगे कि ये इससे बड़ा होता रहे। यहाँ हमारे मुसलमान लोग जो हैं हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ हमेशा भाईचारा, हमें पहले से ही है भाईचारा, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हर एक फंक्शन में, हर एक प्रोग्राम, जो भी हमारा हिंदू है या हम उनको भी कोई भी ईद होते हैं हम भी उनके साथ होते हैं। आज मैंने यही दुआ मांगे हैं, कश्मीरी पंडितों को वापस करो और कश्मीर में हालात ठीक करो और हम सब कश्मीर वापस आएंगे। नब्बे के दशक में जब कश्मीर में चरमपंथ शुरू हुआ तो कई कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, उनकी हत्याएं हुई, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का वहां से विस्थापन शुरू हो गया। वो जम्मू समेत भारत के अलग अलग शहरों में रहने लगे थे, लेकिन कई कश्मीरी पंडित ऐसे भी थे जो बुरे से बुरे हालात में भी विस्थापित नहीं हुए। ये माता उमा के प्रांगण में दोबारा से यज्ञ होना, माता की मूर्ति पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना होनी, ये एक ड्रीम कम ट्रू हम सब के लिए है। लोग कल मैं देख रहा था जो जम्मू से कैंपों से आए हुए हैं हमारे शरणार्थी जो आज कहलाते हैं, वो खुद को चिमटियां काट रहे थे बार बार। मैं ऐसे चकित रहता था, मैं पूछ रहा था कुछ माताओं बहनों से ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो ये कह रहे हैं कि हम ये वाकई में सच में देख रहे हैं या एग्जैक्टली यही उनका कहना था। 1990 तक ये मंदिर एकदम शानदार मंदिर था। यहाँ सुबह 4 बजे
प्रार्थनाएं शुरू होती थी, टिल लेट नाइट चलता था। उसके बाद आप सभी को पता है माइग्रेशन हो गया, अब वी आर फोर्स टू लीव दिस प्लेस, तो हम यहाँ से चले गए। तो अभी एक डिकेड हुआ, 10 साल हो गए, तो वही अगेन थॉट कि यार इस प्रोसेस को शुरू करें, इस जगह को, क्योंकि ये हमारी माँ है, इस जगह को दोबारा से हम करें। तो फिर हमने फिर आप हम लोगों ने सब ने मिल के, पूरे गाँव वालों ने मिल के, इस क्षेत्र के लोगों ने मिल के पैसा डोनेट किया और इस मंदिर को आज शानदार तरीके से बनाया। बहुत आनंद आ रहा है और हमें लगता है कि शायद हमने फिर वो चीज़ अचीव करी है जो ध्वस्त हो गई थी और हमें कोई उम्मीद नहीं थी इस चीज़ से। पहले 2 चरण में 14 कश्मीरी पंडित चुनाव मैदान में हैं। अकेले 6 उम्मीदवार हब्बा कदल में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। साल 2014 में यहां से 8 कश्मीरी पंडित प्रत्याशी बने थे। यहाँ का मुद्दा बिजली, पानी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का अहम है। बारामूला, सोपोर, बिरवाहा सीटों पर भी कश्मीरी पंडित वोटर 10% हैं। धारा 370 हटने से जो अधिकार मिला है वो अधिकार छीनना चाहते हैं। हम न केवल माताएं बहनों को तो अधिकार मिलना ही चाहिए, उसके साथ साथ गुर्जर, पहाड़ी, दलित और ओबीसी को भी आरक्षण का अधिकार देना चाहते हैं। मित्रों, ओबीसी को भी देना चाहते हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि ये लोग कह क्या रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। आपके लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगी। बीजेपी की नजर कश्मीरी पंडितों पर है। बीजेपी को उम्मीद है कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के मुद्दे को उन्होंने उठाया और उनकी आवाज को उठाते रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को कश्मीरी पंडितों का वोट मिलेगा। कश्मीरी पंडितों को लेकर खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावों के दौरान उठाते रहे हैं। बुलंद की कश्मीरी पंडितों की आवाज। घाटी में 10 सालों बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मुद्दा काफी अहम है। कई जगहों पर कश्मीरी पंडितों की बेरुखी भी देखने को मिल रही है, लेकिन कई जगह कश्मीरी पंडित काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता किस पर भरोसा जताती है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन घाटी में सियासी तपिश तेज है और पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कश्मीर के इस बदलते रूप को समझने और जानने के लिए आपको कश्मीर की कहानी को जानना होगा। इसकी कहानी भारत की आज़ादी से जुड़ी हुई है। राजा हरि सिंह ने रियासत के विलय में देरी की और इसका खामियाजा आज तक उठाना पड़ रहा है। हालांकि अब हालात में बदलाव जरूर आया है। कश्मीर की तस्वीर अब बदल चुकी है। 15 अगस्त 1947 को आजादी के साथ साथ अंग्रेजों ने हमें बंटवारा भी दिया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने। उस समय भारत 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा था, लेकिन कुछ रियासतें थीं जो भारत और पाकिस्तान में से किसी के साथ नहीं जाना चाहती थी। जम्मू कश्मीर रियासत भी ऐसी ही थी। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। कश्मीर के राजा हरि सिंह एक हिंदू शासक थे, जबकि उनकी रियासत में 80% से ज्यादा लोग मुसलमान थे। कश्मीर पर नजर गड़ाने के लिए जिन्ना को इतनी वजह काफी थी। कश्मीर पर कब्जा करने के लिए जिन्ना व उनके सहायक एक षड्यंत्र रचने की तैयारी कर रहे थे। उनके प्लान के तहत ये जरूरी था
कि कश्मीर में मजहबी तनाव फैलाया जाए और राजा हरि सिंह की सेना को अलग अलग मोर्चों पर उलझा दिया जाए। स्वतंत्रता के ठीक 67 दिन बाद 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के इरादे से हजारों कबायलियों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस गए। ये वो कबायली थे जिन्हें पाकिस्तान की सरकार और सेना का समर्थन मिला था। पाकिस्तानी कबायली कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। मदद के लिए भारत में विलय की शर्त के मुताबिक 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। अब पाकिस्तान ने अपना षड्यंत्र तो शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने अब तक जिहादी प्रोपगेंडा फैलाकर गिलगिट को अपने कब्जे में ले लिया। अब तक भारत पाकिस्तान की साजिश से अनजान था। मौका देखकर कबायलियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना अब कश्मीर में दाखिल होने लगी थी। कबायलियों ने अब तक बारामूला तक अपना कब्जा जमा लिया। बारामूला में लूटपाट के बाद कबायलियों के हौसले बुलंद थे। अब पाकिस्तान की फितरत देखकर राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई और कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कर दी। अब वक्त आ चुका था दुश्मन को करारा जवाब देने का। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया था और कबायलियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। जनवरी 1948 में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम समझौता लागू हुआ। सुरक्षा परिषद ने जनमत संग्रह की बात की। पाकिस्तान ने विरोध किया तो यथास्थिति के आधार पर समझौते की बात को आगे बढ़ाया गया। तब तक पाकिस्तान ने गिलगिट बल्टिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। यही हिस्सा पीओके बन गया। पाकिस्तान के साथ भारत की साल 1965 में भी जंग हुई। कश्मीर मुद्दे को लेकर आज तक दोनों देशों के बीच समाधान नहीं निकल पाया है। आम आदमी अब फ्रीली चल सकता है। आम आदमी टेररिज्म की जो प्रॉब्लम थी, जो उससे जूझता था, उससे बचा। और जो जैसे मैंने शुरुआत में बोला, डर का माहौल जिससे उस वजह से पैदा हुआ था, जो भी कुछ ऐसा भारत या भारत के बारे में बोलता था उसको थ्रेट आ जाता था शाम को। ऐसा आज ऐसा माहौल नहीं है। आज वो जो हुर्रियत और सेपरेटिस्ट लोग जो पाकिस्तान के टाउट बने हुए थे, यहाँ लोगों को डराते थे, यहाँ कोई मीडिया वाला अगर कुछ बोलता था, कोई आम आदमी बोलता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो बहुत फ़र्क आया है। तो सारे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों से विनती करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, असली हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर कोई तरक्की करे। वो तभी हमारे को मिलिटेंट भेजता है, ये बाकी चीज़ें करता है। वो ये सोचता है कि अगर कश्मीरी कोई अच्छा काम करेंगे तो वो नीचे हो जाएंगे। मैं तो सब लोगों से ये विनती करता हूँ कि मिलिटेंट से मत करें। टोटल बदलाव हो गया। आप आज के टाइम में देखो, वहाँ हर 12-12 बजे तक लोग घूमते हैं। डलगेट तो शाम को 11-12 बजे आपके मैं फोटो भी दे सकता हूँ। आजादी के बाद से ही कश्मीर पाकिस्तान की आंख की किरकिरी बना हुआ है। कश्मीर का माहौल खराब करके पाकिस्तान अपना जिहादी एजेंडा बढ़ाना चाहता है। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की हवा बदल रही है। पिछले 10 सालों में काफी बदलाव देखने को मिला है। आतंकवाद के साथ अलगाववादियों पर भी नकेल लग रही है। 370 हटने के बाद काफी बदलाव भी देखने को मिला। अब 10 सालों बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परिसीमन और धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। इसीलिए इस चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। 370 हटाने से लेकर कश्मीर के विकास तक सब कुछ मोदी सरकार के एजेंडे में था। मोदी सरकार के इसी दृढ़ संकल्प का असर ये हुआ कि कश्मीर अब भय मुक्त हो गया है। कश्मीर इतना बदल जाएगा ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का इरादा स्पष्ट था। घाटी में पसरे आतंकवाद पर लगाम लगाने के साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर भी बीजेपी की प्रतिबद्धता साफ नजर आती है। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कश्मीर में कई प्रोजेक्टों की शुरुआत की है। करोड़ों रुपयों का निवेश किया ताकि घाटी की तस्वीर बदली जा सके। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम किया और कश्मीर में सबसे ज्यादा बदलाव धारा 370 के हटाए जाने के बाद काफी बदलाव दिखा। ये नए भारत का कश्मीर था। कश्मीर में सामान्य अवसर के नए अध्याय ने जन्म लिया। कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण लाया गया था।
एसटी के लिए विधानसभा में सीट आरक्षण तय हुआ है। पिछली बार 809 केंद्रीय कानून लागू हुए, वहीं राज्य के 205 कानूनों को रद्द किया गया, 130 राज्य कानूनों को संशोधित किया गया है। आरटीई और भूमि सुधार जैसे कानून लागू किए गए हैं। कश्मीर में अब वाल्मीकि और दलित समुदाय को बराबरी का अधिकार मिला है। कश्मीर में डोमिसाइल कानून लागू किया गया है, वहीं कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाया जा रहा है। घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बना है, वहीं जो पेरिस के एल्फिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ये आर्च पुल बक्कल और कौरी के बीच बना है। कटरा से बनिहाल तक जाना हुआ आसान। अब कटरा से बनिहाल तक जाना और आसान हो गया है। वहीं 3 वर्षों में 6,912 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। नाबार्ड के तहत 3,639 करोड़ की 875 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। वहीं 4 वर्षों में दूर बस्तियों को जोड़ने के लिए 302 पुलों का निर्माण किया गया है। 5 एक्सप्रेसवे जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए रिंग रोड बनाई गई है। 10 प्रमुख और 11 अन्य सुरंगों का और 33 फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। वहीं 18 प्रमुख शहरों के लिए बाईपास का निर्माण हो रहा है। इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर का चौतरफा विकास कर रही है। कश्मीर से धारा 370 हटाना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था और बीजेपी ने उनके सपने को पूरा किया। 10 सालों में जम्मू कश्मीर में जिस तरह का बदलाव देखने को मिला है, वो मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प को दिखाता है। जो कश्मीर आजादी के बाद से ही विकास के लिए तरस रहा था, वो खुद को भारत से अलग थलग पाता था। अब वैसा नहीं है। कश्मीर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। वहाँ की फिजा अब बदली बदली से नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।